नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, इश्तिहारी मुजरिम, पार्ट 5। 2 दिन इसी प्रकार गुजर गए। उस स्थिति से निकलने की मैं कोई तरकीब नहीं सोच सका, न ही मैं गंजी को बरगलाने के लिए कोई मुनासिब कहानी तैयार ही कर सका। अंत में मैंने यही फैसला किया कि मैं उसे सच सच सारी बात बता दूं। तीसरे दिन मैंने गंजी से मुलाकात होते ही उसे ईमानदारी से पूरी दास्तान सुना दी। सारी बात सुनने के बाद गंजी का चेहरा बेहद गंभीर हो उठा। वह कितनी ही देर संदिग्ध निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर कर्कश स्वर से बोला, तुम्हारी मर्जी क्या है? मेरी क्या मर्जी होगी? मैं असहाय स्वर से बोला, अब तो तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? देखो, तुम्हारी कहानी दमदार तो है लेकिन विश्वसनीय नहीं। लेकिन मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की और मोहलत दे रहा हूँ। अगर उतने समय में तुमने अपनी ट्यून नहीं बदली तो फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। लेकिन चौधरी साहब, मैंने कहना चाहा। छोड़ो। चौधरी ने यूं मेरी ओर हथेली फैलाई जैसे मेरे मुंह से निकले शब्द वापस मेरे मुंह में धकेलना चाहता हो। हम वैसे ही जानते हैं और मानते हैं कि तुम बहुत होशियार आदमी हो, इसलिए अपनी होशियारी को और ज़्यादा साबित करने की कोशिश मत करो। भविष्य में हमारे साथ होशियारी दिखाने के बहुत मौके आएंगे और विश्वास जानो, यह कोई मुनासिब मौका नहीं है। मैं कल इसी वक्त फिर आऊँगा। कल हमारा हक हमें दिलाने के लिए या अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। सुनो, मैं एकाएक बोला। बोलो, वह बोला। मुझे विस्की और मिल सकती है? उसने मेज पर पड़ी खाली बोतल पर निगाह डाली और तनिक अनिच्छापूर्ण स्वर से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह चला गया। 10 मिनट बाद जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की नई बोतल मेरे पास पहुंच गई। मेरी खातिरदारी ही इस बात का सबूत थी कि वे मुझे बहुत बड़ा अपराधी समझ रहे थे और वे भविष्य में मुझसे बहुत आशा रखते थे। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मेरे पास केवल 24 घंटे का समय था और उतने समय में मुझे किसी प्रकार वहां से निकल भागना था, जो कि वर्तमान स्थिति में एक असंभव कृत्य मालूम होता था। गंजा वहां सशस्त्र आता था। जब तक वह वहां ठहरता था, वह न तो अपनी जेब से हाथ निकालता था और न मेरे पास फटकता था। वैसे भी वह मुझसे डबल आदमी था। मेरे जैसे आदमी के लिए उसे अपने अधिकार में कर लेना असंभव नहीं तो बेहद कठिन जरूर था। अगर मैं उसे अपने अधिकार में कर भी लूं, तो भी उस कमरे से बाहर निकलना संभव नहीं था। बाहर जो सशस्त्र आदमी पहरे पर मौजूद था, दरवाजा खुलते ही उसे चौखट पर गंजे की शक्ल दिखाई देनी जरूरी थी। उसे गंजा न दिखना ही इस बात का सबूत था कि कोई गड़बड़ हो गई थी। और फिर पता नहीं उस इमारत में उस जैसे और कितने सशस्त्र गार्ड मौजूद थे और उस इमारत में सुरक्षा के और क्या क्या इंतजाम थे। मैंने पाइप सुलगा दिया और तेजी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। मुझे फौरन कुछ न कुछ करना ही था। गंजा हमेशा कमरे में घुसते ही दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था और मेरी ओर मुंह करके बातें करने लगता था। उसके पीछे पहुंचना तो दूर, वह मुझे अपनी ओर कदम भी नहीं बढ़ाने देता था। मेरी सबसे पहली समस्या तो यही थी कि मैं किसी प्रकार गंजे के पीछे पहुंच जाऊं। यह तभी संभव था जबकि उस सीमित स्थान में वह मुझे कहीं और समझे और मैं वास्तव में कहीं और हूँ। अगर वह समझे कि मैं बाथरूम में हूँ लेकिन वास्तव में मैं दरवाजे की बगल में दीवार के साथ पीठ लगाए तैयार खड़ा हूँ, तो काम बन सकता था। मैं बाथरूम में पहुंचा। मेरी निगाह टॉयलेट के फ्लश की जंजीर पर पड़ी। मैंने जंजीर खींची। पानी जोर की गड़गड़ की आवाज करता हुआ टॉयलेट के भीतर गिरने लगा। कुछ क्षण बाद शांति छा गई। मुझे गंजे का ध्यान अपनी ओर हटाने की तरकीब सूझ गई। मैंने अपना पजामा कुर्ता उतार दिया। मैंने सेफ्टी रेजर में से ब्लेड निकाला और उसकी सहायता से मैं बड़े हिसाब से दोनों कपड़ों के टुकड़े टुकड़े करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कमीज और पजामे को एक लंबी और मजबूत रस्सी में परिवर्तित कर लिया। मैंने उस रस्सी का एक सिरा टॉयलेट की जंजीर से बांधा और रस्सी को पानी के पाइप के नीचे से गुजार कर बाथरूम के दरवाजे से बाहर ले आया। वहां से मैंने उसे खिड़कियों के रोशनदानों को बंद करने और खोलने के खटकों के हुक से गुजारा। रस्सी छोटी पड़ गई। मैंने ड्रेसिंग गाउन की डोरी निकालकर उससे आगे जोड़ दी। अब रस्सी दीवार के साथ साथ पर्दों के पीछे पीछे गलियारे की ओर के बंद दरवाजे तक पहुंच रही थी।
वहाँ मैंने रस्सी का दूसरा सिरा दरवाजे के बगल में मौजूद एक खूंटी से बांध दिया। मैंने खूंटी के समीप रस्सी को खींचा, भीतर बाथरूम में जंजीर खींची और फ्लश चलने की गड़गड़ की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। मैंने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। सारे सिलसिले में एक ही खराबी थी कि जहाँ जहाँ रस्सी पर्दों के पीछे से नहीं गुजर रही थी वहाँ वह साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि कमरे के भीतर घुसते ही फौरन गंजे की निगाह उस पर नहीं पड़ेगी। मैंने अलमारी से निकालकर बेल बॉटम जीन, कमीज और जैकेट पहनी और गाउन अलमारी में डालकर अलमारी बंद कर दी। अपना सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा भी मैंने मेज से उठाकर जैकेट की जेब में रख लिया, हालांकि उसकी मुझे तुरंत ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी एक जुराब उतारी। बाथरूम में एक मनी प्लांट पड़ा था। मैंने उसके गमले में से ढेर सारी मिट्टी निकालकर जुराब में भर ली और जुराब के मुंह पर गांठ लगा दी। मैंने मिट्टी से भरी वह जुराब अपनी जैकेट की जेब में डाल ली। बाहर मेज से मैंने जॉनी वॉकर की नई बोतल उठाई और उसे बाथरूम में ले आया। मैंने उसकी सील तोड़ी और बोतल की आधी विस्की वॉश बेसिन में डालकर ऊपर से नलका चला दिया। बाकी की बची विस्की समेत बोतल मैंने यथास्थान मेज पर रख दी। मैं चाहता था कि गंजा मुझे नशे में समझे। अगले आधे घंटे में मैंने रस्सी खींचकर कई बार यह चेक किया कि टॉयलेट का फ्लश ठीक से चलता था या नहीं। फ्लश हर बार चला। अपने इंतज़ाम से पूरी तरह संतुष्ट होकर मैंने कॉल बेल बजा दी। अपने बुरी तरह धड़कते दिल के साथ मैं दरवाजे की बगल में दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने मिट्टी से भरी जुराब जेब से निकालकर अपने हाथ में ले ली। अन्य कई आशंकाओं के साथ एक नई आशंका भी मेरे मन में पनप रही थी। घंटी बजाने पर गंजा हमेशा अकेला वहां आता था। कहीं ऐसा न हो कि इस बार गंजा अपने साथ किसी और को ले आए, या गंजा आए ही नहीं, उसके स्थान पर कोई और आ जाए और बाहर खड़ा गार्ड उसके पीछे दरवाजे का ताला ही न लगाए। ताले में चाबी घूमने की हल्की सी आवाज़ हुई। मैंने मन ही मन वाहे गुरु का नाम लिया और खूंटी के साथ बंधी रस्सी खींच दी। दरवाजा खुला। साथ ही बाथरूम में जोर से फ्लश चलने की आवाज़ हुई। गंजे ने सावधानी से कमरे में कदम रखा। वह अकेला था। मेरी जान में जान आई। बाथरूम में फ्लश चलने की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे से अत्यधिक सतर्कता के भाव उड़ गए। फिर उसकी निगाह मेज पर पड़ी आधी खाली जॉनी वॉकर की बोतल पर पड़ी। वह बिल्कुल आश्वस्त दिखाई देने लगा। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया और स्वयं दरवाजे से 2 कदम आगे बढ़ गया। बाहर से ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। गंजा बाथरूम की ओर देख रहा था। मैं उसके एकदम पीछे था। मेरी तरकीब काम कर गई थी। वह मुझे बाथरूम में समझ रहा था। मैंने अपनी पूरी शक्ति से मिट्टी से भरी जुराब का प्रहार उसकी कनपट्टी पर किया। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली। उसके घुटने मुड़े और वह एक हल्की सी धप की आवाज़ के साथ फर्श पर आ गिरा। मैं निस्तब्ध खड़ा था। क्या गंजे के नंगे फर्श पर गिरने की आवाज़ बाहर सुनाई दी थी? कितनी ही देर मैं पत्थर की प्रतिमा की तरह दरवाजे की ओर कान लगाए खड़ा रहा, लेकिन शायद आवाज़ बाहर नहीं गई थी। अगर आवाज़ बाहर गई होती तो अभी तक कुछ न कुछ हो गया होता। मैं फिर फर्श पर अचेत पड़े गंजे की ओर आकर्षित हुआ। सबसे पहले मैंने उसकी जेब में से रिवॉल्वर निकालकर अपने अधिकार में की। फिर मैंने उसकी जेब में से लगभग 800 रुपये के नोट और सारी खरीद निकालकर अपनी जेब के हवाले की। मैंने वह रस्सी खोल ली जो फ्लश चलाने के लिए इस्तेमाल हो चुकी थी। उसी रस्सी से मैंने गंजे के हाथ पांव बांध दिए और कपड़े का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। मैं पलंग के पास पहुंचा। पलंग का गद्दा रुई से भरा हुआ था। मैंने ब्लेड की सहायता से गद्दा फाड़ डाला और उसकी सारी रुई निकालकर खिड़की के पास एक कोने में जमा कर दी। रुई के ऊपर मैंने बोतल में बची सारी विस्की उड़ेल दी। उन तमाम क्रियाओं के दौरान मैं बीच बीच में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था, ताकि अगर बाहर कोई सुन रहा हो तो उसे ऐसा लगे कि भीतर वार्तालाप के अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा था। उसी क्षण गंजे के शरीर में हरकत हुई। मैं गंजे के सामने पहुंचा। मैंने रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी। उसे होश आ चुका था। अपने ही रिवॉल्वर अपनी ओर तनी देखकर उसके नेत्र फट पड़े। वह उतना सूरमा नहीं था जितना कि वह इतने दिन स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता रहा था। वह साफ साफ भयभीत दिखाई दे रहा था। गंजे खलीफा, मैं धीमे किंतु स्पष्ट स्वर से बोला, मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ और मर्जी से या बिना मर्जी से इस अभियान में तुम मेरी मदद करोगे।
इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना याद रखो, अगर कोई गोली चली मेरी ओर से या बाहर मौजूद तुम्हारे साथियों की ओर से, तो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से किनारा करेगी। समझ गए? उसने जल्दी जल्दी सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। गुड, अब उठकर खड़े हो जाओ। लेकिन उठना उसके बस की बात नहीं थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और टांगे आपस में बंधी हुई थी। मैंने उसके पांव के बंधन खोल दिए। वह लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरे संकेत पर वह दरवाजे के पास दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मैंने एक माचिस जलाई और उसे कोने में पड़े विस्की में बसे रुई के ढेर की ओर उछाल दिया। रुई भग से जल उठी। मैंने जल्दी से घंटी का बटन दबा दिया। मैं रिवॉल्वर हाथ में लिए गंजे के एकदम पीछे खड़ा हो गया। चेतावनी के रूप में रिवॉल्वर की नाल मैंने गंजे की पीठ से सटाई हुई थी। ताले में चाबी घूमी। अब तक रुई से निकली आग खिड़की के पर्दे को भी लग चुकी थी। दरवाजा खुला। मैंने पूरी शक्ति से गंजे को सामने की ओर धक्का दिया और गला फाड़कर चिल्लाया, आग आग। गंजा संभलने के उपक्रम में सीधा सशस्त्र गार्ड की छाती से जाकर टकराया। गार्ड के हाथ में रिवॉल्वर थी, लेकिन वह बुरी तरह हड़बड़ाया हुआ था। उसकी निगाह या तो गंजे पर पड़ी थी और या आग पर। मैं तो शायद उसे दिखाई तक नहीं दिया था। जो ही गंजा उससे टकराया, दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे फर्श पर लौट गए। गार्ड के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरी। मैं छलांग मारकर दोनों के शरीरों को पार कर गया और गलियारे में सरपट भागा। मेरे पीछे गार्ड चिल्लाया। मैं मोड़ काट कर दाईं ओर के गलियारे में भागा। उसके सिरे पर नीचे और ऊपर दोनों ओर जाने वाली सीढ़ियां थी। मैं ऊपर भागा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वे लोग मुझसे नीचे भागने की अपेक्षा करेंगे। निचले मंजिल पर शोर मच गया था और वह सारी मंजिल भागते कदमों से गूंजने लगी थी। मैंने एक कमरे का दरवाजा ठेला। कमरा खाली था। मैं भीतर घुस गया और मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वहां मेरी निगाह खुली खिड़की से बाहर पड़ी। तब मुझे पहली बार पता लगा कि बाहर शाम ढल रही थी और रात का छुटपुटा फैल रहा था। आग की ऐसे की तैसी। एकाएक गंजे का गजदार स्वर मेरे कानों पर पड़ा। इमारत जलती है तो जल जाने दो। तुम लोग फौरन उस लौंडे को पकड़ो, वरना बॉस हम सबको कच्चा चबा जाएगा। नरपत, तुम सामने के दरवाजे पर पहुंचो। मुरारी, तुम पीछे जाओ। बाकी हम सब लोग इमारत की तलाशी लेते हैं। वह तीसरी मंजिल पर नहीं है। एक अन्य आवाज आई। मैं अभी ऊपर से आया हूँ। फिर वह जरूर पहली मंजिल पर होगा। गंजा बोला, एक एक कोना छान मारो। वह यहीं कहीं छुपा होगा। वह अभी इमारत से बाहर नहीं निकल पाया है। 1 मिनट पहले तक मेन गेट पर कैलाश खड़ा था। उसने उसे निकलते नहीं देखा। आग सारी इमारत में फैल जाने का खतरा है। अच्छा है, वह बचकर न जाने पाए, चाहे वह आग में भुन जाए। मैं तीसरी मंजिल पर ही था, क्योंकि किसी ने कहा था कि मैं तीसरी मंजिल पर नहीं हूँ। इसलिए जाहिर था कि वे लोग बाकी सारे स्थान तलाश कर चुकने के बाद ही वहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं अधिक देर वहां रुका नहीं रह सकता था। दूसरी मंजिल पर आग फैल जाने की सूरत में मेरा बच निकलना वैसे ही कठिन हो जाता। मैंने खिड़की में से बाहर झांका। खिड़की इमारत की साइड में खुलती थी और बगल में एक पानी का पाइप ग्राउंड तक जा रहा था। मैं खिड़की से बाहर लटक कर प्रोजेक्शन पर आ गया। मैंने पाइप पकड़ा और उसके सहारे तेजी से नीचे उतरने लगा। मैं निर्विघ्न ग्राउंड तक पहुंच गया। इमारत की साइड से होता हुआ मैं सामने की ओर बढ़ा। मोड़ पर पहुंचकर मैंने सावधानी से आगे झांका। मुख्य द्वार की सीढ़ियों के सामने हाथ में रिवॉल्वर लिए एक आदमी खड़ा था, जो निश्चय ही नरपत था, क्योंकि गंजे ने नरपत को ही सामने दरवाजे की रखवाली का आदेश दिया था। मैंने मन ही मन निश्चय किया और फिर दीवार की ओट छोड़कर खुले में आ गया। नरपत, मैंने धीरे से आवाज दी। पहली आवाज उस तक नहीं पहुंची और दूसरी बार मैं तनिक उच्च स्वर में बोला, नरपत। नरपत ने मेरी दिशा में देखा। मैंने जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का संकेत किया और साथ ही अर्थपूर्ण ढंग से इमारत की साइड में देखा। तब तक अंधकार छा चुका था और कंपाउंड में जलता हुआ इकलौता बल्ब इतने बड़े कंपाउंड का अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे उस एक्शन का नरपत पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उसने मुझे अपना ही कोई साथी समझा और समझा कि शायद मुझे भगोड़े कैदी का कोई सुराग मिल गया था। वह भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, कहाँ है? तभी उसकी दृष्टि मेरे चेहरे पर पड़ी। हैरानी से उसका मुंह खुल गया
और आंखें फट पड़ी। लेकिन इससे पहले वह अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा भी कर पाता, मैंने अपने हाथ में थमे रिवॉल्वर का भरपूर वार उसकी कनपट्टी पर किया। उसकी खोपड़ी खुल गई और वह भरभरा कर जमीन पर आ गिरा। मैं जान बचाकर कंपाउंड से बाहर की ओर भागा। मैं कंपाउंड से बाहर निकल आया। किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे टोका नहीं, ना ही मुझे अपने पीछे कोई चेतावनी भरी आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई गोली चली। सड़क पर आकर भी मैं रुका नहीं। पता नहीं वह इमारत दिल्ली की कौन से भाग में थी, पता नहीं दिल्ली में थी भी या नहीं। मैं जिधर सींग समाये सरपट भाग निकला। संयोगवश वह सुनसान इलाका था। वहां मुझे इस प्रकार भागता देखकर हैरान होने वाला कोई नहीं था। जब तक मेरे दम में दम रहा मैं भागता रहा अपने हिसाब से। तब तक मैं इमारत से काफ़ी दूर निकल आया था। अंत में मैं एक स्थान पर रुका और जोर जोर से हाँफने लगा। जहाँ मैं उस समय खड़ा था उसके बगल में एक काफ़ी चलती हुई सड़क थी, जिस पर से काफ़ी मोटा ट्रैफिक गुजर रहा था। अपनी सांस पर काबू पा चुकने के बाद मुझे ध्यान आया कि गंजे से छीनी हुई रिवॉल्वर अभी भी मेरे हाथ में थी। पहले तो मैंने रिवॉल्वर को वहीं फेंक देने का इरादा किया, लेकिन फिर सोचकर मैंने उसे अपनी पतलून की बेल्ट में खोस लिया और ऊपर से जैकेट की जिप छाती तक बंद कर ली। फिर मैंने जेब से पाइप निकालकर सुलगाया और फिर बड़े तृप्तिपूर्ण ढंग से उसकी कश लगाता हुआ सड़क के साथ साथ चलने लगा। एक खाली स्कूटर पीछे से मेरे समीप आकर जरा धीमा हुआ। स्कूटर ड्राइवर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरे हाथ के संकेत पर उसने स्कूटर रोक दिया। मैं स्कूटर में बैठ गया और बोला, रिगल। स्कूटर तेजी से सड़क पर दौड़ चला। सुनो, एकाएक मैं बोला, यह कौन सी जगह थी? स्कूटर वाले ने एक उचटती सी निगाह मुझ पर डाली और तनिक हैरानी भरी स्वर में बोला, लॉरेंस रोड। मैं चुप हो गया। मैं रीगल पहुंचा। एक आदमी से वक्त पूछा तो मालूम हुआ कि अभी 7 ही बजे थे। मैं रीगल की बुकिंग पर पहुंचा। शो शुरू हो चुका था, लेकिन टिकट मिल रही थी। मैं टिकट लेकर सिनेमा में घुस गया। पता नहीं क्या फिल्म थी और मैंने क्या देखा। लगभग 9:30 बजे मैं सिनेमा से बाहर निकला। मैंने पाइप फिर से सुलगाया और रीगल वाले ब्लॉक के मोड़ पर रेलिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सामने सेलर डिस्कोथेक था। आसपास देशी विदेशी हिप्पियों की भरमार थी। कुछ मेरी तरह रेलिंग और सेलर की दीवार के साथ टेक लगाए खड़े थे। कुछ उस छोटे टुकड़े में इधर उधर घूम रहे थे। मेरा अपना हुलिया और लिबास भी उन लोगों से मिलता जुलता ही था। मैं वहां स्वयं को सुरक्षित पा रहा था। थोड़ी देर बाद हिप्पियों के एक झुंड के साथ मैं भी सेलर में घुस गया। भीतर धुएं से भरे अर्ध प्रकाशित हॉल में बीट म्यूजिक गूंज रहा था। कुछ जोड़े उस संगीत की ताल पर अपने शरीर को विचित्र प्रकार से झटके दे देकर हिल रहे थे। मैं जिस हिप्पी ग्रुप के साथ भीतर घुसा था उन्हीं के साथ मेज पर बैठ गया। शीघ्र ही मेरी उनसे दोस्ती हो गई। चरस का सिगरेट दायरे में बैठे हम लोगों में से गुजरने लगा। मैंने पाइप बुझाकर जेब में रख लिया और चरस के सिगरेट के 3-4 कश लगा लिए। मेरा सिर घूम गया। उसी ग्रुप की एक हिप्पी बाला मुझे बांह पकड़कर नाचते हुए जोड़ों के बीच में ले गई, तो मुझे इनकार या ऐतराज करने की भी सुध नहीं रही। मैं भी भीड़ में मिलकर उस हिप्पी बाला के सामने खड़ा होकर झूम झूम कर हिलने लगा और जमीन पर पांव पटकने लगा। ऐसे लोगों से और ऐसे माहौल से मेरा पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। पता नहीं चरस के नशे का असर था या उस माहौल का। मैं उस समय स्वयं को इतना खुश महसूस कर रहा था जितना कि शायद ही पहले कभी किया था। उस समय मेरा जी चाह रहा था कि मैं भी गला फाड़ फाड़ कर गाऊं, इतनी जोर से छलांग मारूं कि मेरा सिर डिस्कोथेक की छत से जा टकराए। उस समय मैं यह भी भूल गया था कि अभी कुछ क्षण पहले मैं मौत के मुंह से निकलकर आया था और दोबारा किसी भी क्षण मौत के मुंह में पहुंच सकता था। डांस खत्म हुआ। मैं हिप्पी सुंदरी की कमर में बांह लपेटे वापस अपनी मेज पर आ गया। चरस का दौर फिर चल पड़ा। मेरे रहे सहे होश भी उड़ गए। वह रात मेरी जिंदगी की एक यादगार रात थी। वह पहली रात थी जब मुझे अपनी खूबसूरत बीवी सुरजीत की बेवफाई का गम होना तो दूर, उसकी याद तक नहीं आई थी। उसी क्षण पहली बार अपनी इलाहाबाद की जिंदगी से मेरा 100% नाता टूटा। उसी क्षण मैंने मन ही मन अजीत वगैरह को पाताल से भी खोद निकालने की कसम खाई। मैंने कसम खाई कि मैं न केवल उनसे अपना हिस्सा वसूल करूंगा, बल्कि मैं उन तीनों को
उनकी दगाबाजी की सजा भी दूंगा। डिस्कोथेक बंद होने तक मैं हर क्षण उस हिप्पी बाला के संसर्ग में रहा। आधी रात के बाद मैं उसके और उसके अन्य साथियों के साथ जंतर मंतर के सामने मौजूद एक कथित गेस्ट हाउस में गया, जहां केवल हिप्पी ही रहते थे। वहां एक कमरे में 10-10-12 हिप्पी मौजूद थे। उनमें स्त्रियां भी थी और पुरुष भी। सोने का यह आलम था कि किसी का सिर किसी की टांगों में और किसी की टांगें किसी की गर्दन में और किसी की बाहें किसी की छाती पर। रात के 2 बजे थे, लेकिन एक हिप्पी गिटार बजा रहा था और कोई अभिसार का गीत गा रहा था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। मैं जब सोया था तो मैं अपनी उस शाम की संगिनी हिप्पी बाला से काफी परे हटकर लेटा था। उस रात मैंने अपने बहुत से परंपरागत संस्कारों को अपनी आत्मा से धूल की तरह झाड़ कर अलग किया। उस रात मैंने अपनी मिडिल क्लास मॉरलिटी को यूं अपने व्यक्तित्व से अलग किया जैसे वह कोई गंदी सी लिजलिजी सी चीज थी जो बरसों से मेरे साथ चिपकी मुझे बेपनाह तकलीफ दे रही थी। उस रात मैं एक नया इंसान बन गया। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब मैं नित्य क्रम से निर्वित होकर गेस्ट हाउस से निकल आया। उस समय मेरी पिछली रात की संगिनी हिप्पी बाला अपने अन्य तमाम संगी साथियों के साथ दीन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। कोई भी दोपहर से पहले जागने के मूड में नहीं मालूम होता था। मेरी जेब में गंजे की जेब से निकाली रकम अभी भी सुरक्षित थी। पिछली रात से अब तक मैंने उसमें से मुश्किल से 30 रुपये खर्च किए थे। रीगल से मैं तांगे पर बैठकर कुतुब रोड पहुंचा। वहां से पैदल चलता हुआ मैं तेलीवाड़े पहुंचा। तेलीवाड़े का वह मकान तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, जहां रश्मि मुझे पहली बार लेकर आई थी और जहां नासिर ने मेरी तस्वीरें खींची थी। मकान के दरवाजे पर अब भी एक बड़ा सा ताला झूल रहा था। मैंने ताले की सूरत पहचानी और वापस लौट पड़ा। करतार सिंह नाम के जिस तांगे वाले ने मुझे शुरू में घोड़ा तांगा किराए पर दिलाया था और बाद में भी कई मामलों में मेरी भारी मदद की थी, वह बहुत भरोसे का आदमी था और उस समय मुझे उसकी मदद की सख्त ज़रूरत थी। मैं 12 टोटी चौक पर पहुंचा। वहां आधा पौना घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी करतार सिंह से मुलाकात हो गई। वह भी फव्वारे और 12 टोटी के बीच ही तांगा चलाता था। देर सबेर उसने 12 टोटी चौक पहुंचना ही था। करतार सिंह ने घोड़े को पानी पिलाने के लिए खेल के सामने ला खड़ा किया और स्वयं उसकी बगल में खड़ा होकर बीड़ी सुलगाने लगा। करतारे, मैं उसके समीप जाकर धीरे से बोला। करतार सिंह मेरी ओर घूमा। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और फिर फौरन मुझसे उचटकर दाएं बाएं फिरने लगी। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। कमाल है, वह जैसे घोड़े से बोला। क्या कमाल है? मैं बोला। अभी किसी जानी पहचानी आवाज ने मुझे पुकारा था। करतारे, तुझे मैंने पुकारा था। बाबू साहब, वह हैरानी से मेरी ओर देखता हुआ बोला। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ओए करतारे दिया पुत्रा, मैं सख्त शिकायत भरे स्वर से बोला। ओए, अपनी बनवारी को नहीं पहचानता? करतार सिंह की आंखें फट पड़ी। उसने कई बार सिर से पांव तक मुझे घूरा। मेरी नीली आंखें, साफ सुथरा चेहरा, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ, हिप्पी लिबास और फिर मुंह में दबा पाई उसे चकरा देने के लिए काफी थे। ओए बनवारी, एकाएक वह हर्षित स्वर से बोला। ओए कंजर दया, ओए तू तो विलायती सांप बन गया है। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। जरा मेरे साथ इधर आओ, जरूरी बात करनी है। उसने एक अन्य तांगे वाले को अपने घोड़े तांगे पर निगाह रखने के लिए कहा और मेरे साथ हो लिया। मैं उसे वेस्ट एंड तक अपने साथ ले आया। माजरा की है मित्रा? करतार सिंह फिर बोला। तूता साहब, देख करतारे, मैंने उसकी बात काटी। इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ और मुझे तेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। बाद में मैं कभी गांधीनगर तेरे घर आऊँगा और फिर बड़े इत्मीनान से तुझे सारी दास्तान सुनाऊंगा। फिलहाल तुम मेरी बात सुन। सुना? वह उलझनपूर्ण स्वर से बोला। मैंने एक ताला खोलना है। किसका? किसी का, किसी के घर का। फड़ा जाएगा साल्या, बीच में मत टोक करतार सिंघा। हला। मैंने ताले की निर्मात्री कंपनी का नाम और हुलिया वगैरह बयान कर दिया और कहा, मुझे पता है तेरा बल्ली मारन वाला यार तालों में चाबियां लगाने का काम करता है। तू मुझे उससे उस ताले की चाबी लाकर दे, लेकिन बिना ताला देखे। जो कुछ मैंने ताले के बारे में बताया है उससे चाबी बना लेना नामुमकिन काम नहीं है। अगर एक नहीं तो उससे कह
3-4 चाबी बना दे, 8-10 चाबी बना दे। लेकिन माजरा क्या है? देख कर तारे, मैं उसका हाथ दबाता हुआ बोला, तू मेरा यार है ना, तो फिर इस वक्त माजरा ना पूछ, जल्दी ही मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। और तू अचानक गायब कहाँ हो गया था? वह भी बताऊंगा। मैं जल्दी ही गांधीनगर आऊंगा। मैं बोतल ले आऊंगा। मच्छी का इंतजाम तू करना, ठीक है? करतार सिंह अनिश्चित सा मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने 10-10 के 2 नोट उसकी मुट्ठी में ठूंस दिए और बोला, जरा काम जल्दी का है, फटाफट लौटना, मैं तुझे चौक में ही मिलूंगा। करतार सिंह असमंजसपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ वहां से चला गया। मेरे बुरे दिनों के साथी करतार सिंह का मंदबुद्धि होना मेरे लिए तो फायदे की ही बात थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके दोस्त बनवारी का यूनियन बैंक की डकैती या जेल से फरार किसी अपराधी से कोई वास्ता हो सकता था। लगभग 12 बजे मुझे करतार सिंह फिर 12 रोटी चौक में मिला। उसने मुझे एक अखबार के कागज में लिपटी हुई 6 चाबियां सौंप दी। साथ में उसने मुझे 10 रुपये वापस करने की कोशिश की जो मैंने नहीं लिए। मैं जल्दी ही गांधीनगर आकर उससे मिलने का वादा बार बार दोहराकर और परजाई नु सत श्री अकाल कहकर वहां से विदा हुआ। मैं वापस तेलीवाड़ी के मकान के सामने पहुंचा। गली में इक्का दुक्का आदमी ही आता जाता दिखाई दे रहा था। करतार सिंह की दी चाबियों में से एक चाबी से वह ताला खुल गया। मैं भीतर घुसा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सावधानी से इमारत को टटोलना आरंभ कर दिया। उस सजे सजाए ड्राइंग रूम को छोड़कर जहां मैं पहली बार लाया गया था, इमारत के तमाम कमरों को ताले लगे हुए थे और तालों की शक्ल देखकर साफ मालूम होता था कि वे काफी अरसे से खोले नहीं गए थे। मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। मैंने इतनी बारीकी से वहां की तलाशी लेनी आरंभ की जैसे मैं कोई सुई तलाश कर रहा हूं। वास्तव में मुझे किसी ऐसे सूत्र की तलाश थी जो अजीत वगैरह को ढूंढने में मेरी सहायता कर सके। लंबी और कड़ी तलाश के बाद संयोगवश ही टेलीविजन के पीछे गिरे पड़े एक अंग्रेजी की जासूसी उपन्यास के बीच में रखी एक रसीद मेरे हाथ में आई। रसीद पर एस्प्लेनेड रोड पर स्थित एक फोटोग्राफिक स्टूडियो का पता लिखा हुआ था। रसीद के अनुसार उस स्टूडियो को एक 35 मिलीमीटर की फिल्म धुलने और प्रिंट बनाने के लिए दी गई थी। रसीद पर थॉमसन रोड वाली डकैती से 2 दिन पहले की तारीख पड़ी हुई थी। मैंने वह रसीद जेब के हवाले की और इमारत से बाहर निकल आया। मैंने मुख्य द्वार को पूर्वता ताला डाल दिया और 6 की 6 चाबियां रास्ते में एक गटर में फेंक दी। कुतुब रोड से एक तांगे पर सवार होकर मैं फव्वारे पहुंचा। वहां से एस्प्लेनेड रोड पास ही था। मुझे रसीद वाले फोटोग्राफिक स्टूडियो को तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने रसीद स्टूडियो पर बैठे आदमी के सामने रख दी। दुकानदार ने रसीद देखी और बोला, बड़ी पुरानी रसीद है। हाँ, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। दुकानदार अपनी दराज टटोलने लगा। उसे अपनी दराजों में उस रसीद के नंबर वाली फिल्म और प्रिंट नहीं मिले। उसने असमंजसपूर्ण नेत्रों से फिर रसीद के नंबर को देखा। उसने अपनी डुप्लीकेट बुक निकाली। वह कुछ क्षण तक डुप्लीकेट बुक देखता रहा और फिर निर्णयात्मक स्वर से बोला, लेकिन भाई साहब, यह फिल्म और प्रिंट तो हम सप्लाई कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? रसीद तो मेरे पास है। मैं बोला, फिल्म हमारे पास आप लाए थे? नहीं, मैं तनिक हिचकिचाता हुआ बोला, फिल्म मेरे एक दोस्त की है और वही आपके पास उसे लाया था। मेरा दोस्त दिल्ली से बाहर चला गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसने मुझे यह रसीद दी कि मैं पेमेंट करके फिल्म और प्रिंट ले आऊँ। आपके दोस्त का नाम नासिर खां है? हाँ। वे भोपाल चले गए हैं? हाँ, लेकिन उन्होंने तो हमें फिल्म और प्रिंट रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भोपाल भेज देने का निर्देश दिया था, जो कि हमने कब के भेज दिए हुए हैं। तो फिर यह रसीद उनके पास कैसे रह गई? यह रसीद तो उनके कथनानुसार खो गई थी। उन्हें आपको बताना चाहिए था। हमने तो डुप्लीकेट बुक पर रसीद खो गई है लिखकर उनसे हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। यह देखिए। और दुकानदार ने डुप्लीकेट बुक उसके सामने कर दी। दुकानदार ठीक कह रहा था। समझ में नहीं आता, नासिर ने फिर रसीद मुझे क्यों दी? दुकानदार चुप रहा। आपने पार्सल कब भेजा था? 1 महीना हो गया है। लेकिन पार्सल तो उसे आज तक नहीं मिला। यह कैसे हो सकता है? यही हुआ है। लेकिन भाई, मैं कल ही तो भोपाल से आया हूँ। कल तक तो पार्सल पहुंचा नहीं था। रसीद की बात क्यों हुई होगी? नासिर की गुम हो चुकी रसीद बाद में मिल गई होगी। आपका पार्सल पहुंचा नहीं। मैं दिल्ली आ रहा था। उसने रसीद मुझे देकर
यहाँ आने के लिए कहा, ताकि अगर पार्सल आपने ना भेजा हो तो मैं पेमेंट करके प्रिंट ले लूँ। लेकिन साहब, पार्सल हम कब का भेज चुके हैं और पेमेंट तो आपके दोस्त तभी कर गए थे जब वे हमें पार्सल भेजने के लिए कहने आए थे। समझ नहीं आता क्या गोरख धंधा है। आपको पूरा विश्वास है आपने पार्सल भेज दिया है? कमाल है साहब, यह भी कोई भूलने वाली बात है। शायद आपने पता गलत लिख दिया हो। हमने वही पता लिखा था जो आपके दोस्त हमें लिखकर दे गए थे। जरा पता दिखाइए तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।